हेलो दोस्तों। आप मेरे हाथ में रूम फ्रेशनर देख रहे होंगे। अगर मैं इसकी नोज़ल को प्रेस करता रहूँगा तो क्या होगा, ये जो कैन है ये ठंडी होती रहेगी। तो इसके ठंडे होने के पीछे का क्या रीज़न है, यही रीज़न मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। जो इसके पीछे के ठंडे होने के मैकेनिज्म काम करते हैं, इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है एडियाबैटिक एक्सपेंशन, जूल थॉमसन इफेक्ट और रैपिड बॉइलिंग या फ्लैश इवेपोरेशन के कारण कूलिंग। ये आप इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। मैंने थोड़ा सा रिलेट करवाया है इसको, इस कॉन्सेप्टों को रूम फ्रेशनर की मदद से। तो ये जो आपके कॉन्सेप्ट हैं अच्छे से क्लियर हो पाएंगे। तो मैंने थोड़ी सी कोशिश की है कि अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ कि एक्चुअल में ये प्रोसेस है क्या। अगर आपने दूसरी बात नोट की होगी कि अगर आप नोजल को प्रेस करोगे तो अंदर का जो मटेरियल है वो रैपिडली बाहर की तरफ आएगा। मतलब कि इसमें जो प्रोसेस रहना चाहिए कूलिंग में वो बहुत ही फास्ट रहना चाहिए। अगर आप आर्टिफिशियल कूलिंग प्रैक्टिकलिटी में अगर देखोगे, एसी को देखोगे, फ्रिज में केस में देखोगे, तो उसमें भी जो फ्लो होता है रेफ्रिजरेंट का बहुत तेज़ी से होता है, तभी कूलिंग देखने को मिलती है। ये पॉइंट आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है कि प्रोसेस बहुत ही तेज़ी, मतलब फ्लो उस प्रोसेस का अंदर का रेफ्रिजरेंट किसी भी प्रकार के कूलिंग सिस्टम में बहुत तेज़ी से फ्लो करना चाहिए। ये बात आप बिल्कुल अपने दिमाग में बिठाए रखें। एक और एंगल से आपको बताता हूँ कि आपने पढ़ा होगा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो हमें बताता है हीट ऑफ फ्लो के बारे में, डायरेक्शन कैसी रहती है हॉटर से कोल्डर सब्सटेंस की तरफ। अगर मेरा हाथ गर्म है, ठीक है, अगर मेरा हाथ गर्म है, ये व्हाइट बोर्ड ठंडा है, तो अगर मैं यहाँ पे हाथ रखूँगा तो डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो कैसा रहेगा, मेरे हाथ से व्हाइट बोर्ड की तरफ। तो जो मेरा हाथ है वो गर्म था वो थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, और जो व्हाइट बोर्ड था वो ठंडा था वो गर्म हो जाएगा। तो थोड़े टाइम बाद क्या होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम का केस बनेगा, अपना कि मतलब थर्मल बैलेंस हो जाएगा, टेम्परेचर सामान्य होने की कोशिश करेंगे। तो थर्मोडायनेमिक्स के लॉस के अनुसार अगर मैं चाहूँ कि मेरा हाथ, उसका जो कूलिंग है वो मैं मेंटेन करके रखूं, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, जो थर्मल इक्विलिब्रियम का पॉइंट था उसमें जो गैप था उसको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। मतलब उस पोजीशन तक, थर्मल इक्विलिब्रियम की पोजीशन तक उसको पहुंचने ना दें और गैप को मेंटेन करके रखें, तो कूलिंग हो सकती है। तो इसी केस को कहते हैं, तभी प्रोसेस जो होता है वो बहुत तेज होता है, जिसके कारण हीट एक्सचेंज का टाइम नहीं मिलता और हमें आर्टिफिशियल कूलिंग, बहुत ही जल्दी कूलिंग देखने को मिलती है। शायद आपको समझ में ना लगा हो, आगे अगर आप वीडियो को पूरा अच्छे से देखेंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी से। तो ये जो आप देख रहे हैं, सबसे पहले रूम फ्रेशनर, इसमें अगर आप अच्छे से देखें, सबसे नीचे जो होगा ना वो हो गया एसेंशियल ऑयल, फ्रेग्रेंस ऑयल, ठीक है। ऊपर की तरफ प्रोपेलेंट होंगे जो लिक्विड और वेपर, ऊपर वेपर फेस में होगा, थोड़ी सी खाली सी स्पेस रहेंगी जहाँ पे वेपर्स उसके देखने को मिलेंगे प्रोपेलेंट के। प्रोपेलेंट माने कि आपका प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, ये वाले हाईली कंप्रेसिबल गैसेस होती हैं जो इसमें हाई प्रेशर पे अंदर मेंटेन करके रखा होता है सिस्टम। बाहर की तरफ लो प्रेशर रीजन होगा, इतना तो आपको पता होगा, ठीक है। तो जो कूलिंग का, जब मैं प्रेस करूंगा तभी हमें कूलिंग देखने को मिलेगी। सारा कूलिंग का जो लेना देना होता है वो सिर्फ प्रोपेलेंट के कारण होता है, इसको आप ना ही देखें तो बेहतर है। इससे कोई किसी भी प्रकार की कूलिंग नहीं होती, एसेंशियल ऑयल और फ्रेगनेंस सॉल्वेंट की मदद से कोई कूलिंग हमें देखने को नहीं मिलती। सारी कूलिंग जो हमें देखने को मिलती है प्रोपेलेंट की वजह से देखने को मिलती है, जो कि होते हैं प्रोपेन और ब्यूटेन। तो आइए समझते हैं पहले जूल थॉमसन इफेक्ट को। जूल थॉमसन इफेक्ट जो होता है वो ओरिफिस में होता है, ठीक है। जैसे आपने फूंक मार रहे हो तो आपको ठंडी हवा महसूस होगी, जूल थॉमसन इफेक्ट है। तो आइए इसको इसकी मदद से समझते हैं क्या हो रहा है। जब मैं नोजल को प्रेस करूंगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगा सिस्टम, जो मटेरियल अंदर का मिक्सचर है। तो
हाई प्रेशर से लो प्रेशर, मतलब कि लो प्रेशर कंडीशन में जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा। क्योंकि हाईली वॉलेटाइल है प्रोपेलेंट, तो वो लिक्विड फेज से, अपने लिक्विड फेज से वेपर फेज में बदलने की कोशिश करेंगे, मतलब कि गैसेस में बदलने की वो ताकत रखते हैं, क्योंकि लो प्रेशर रीजन के कारण उसका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तभी तो एक्सपेंशन का केस बनेगा, तो क्योंकि गैसेस ही एक्सपेंड करती हैं, लिक्विड एक्सपेंड नहीं करती। तीसरा पॉइंट, तो इस केस में सिर्फ क्या फ्लो करेगा, एक हिसाब से गैसेस फ्लो करेंगी, प्रोपेलेंट फ्लो करेगा, ऐसा सोचें। मतलब कि कोई एक्सटर्नल वर्क डन नहीं हो रहा। ठीक है, क्योंकि अंदर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि जो प्रोपेलेंट के ब्यूटेन हो गया, प्रोपेन हो गया, तो इसके जो मॉलिक्यूल्स है उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन रहेंगी। पहली बात, रिपल्शन का केस भी आता है, रिपल्शन के कारण हमें हीट महसूस होती है। ठीक है, बट आप ये पॉइंट भी नोट करें, तभी मैंने यहाँ पे स्टार मार्क करा है कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन में अगर ओवरकम करूं मैं, तब मेरे को कूलिंग का केस देखने को मिलेगा। कैसे, आइए देखते हैं। तो वंडरवॉल फोर्सेस मतलब कि एक साधारण डिस्टेंस में अट्रैक्शन का केस बनेगा। इस क्योंकि गैस लो प्रेशर एरिया की तरफ जा रही है, एक्सपेंशन का केस बनेगा। पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, गैसेस एक्सपैंड करेंगी। तो एक्सपैंड करने के लिए इस इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करना होगा। प्रोसेस बहुत तेजी से जा रहा है, तो क्या होगा, इतना टाइम ही नहीं मिलेगा कि बाहर से जो हीट आई है वो अंदर सिस्टम को मिले, मतलब कि हीट एक्सचेंज जीरो होगा। एक तरह का एडियाबैटिक प्रोसेस ही है, हीट एक्सचेंज इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो क्या करेंगे मॉलिक्यूल्स, क्या करेंगे, वो तो एक्सपैंड होना चाहेंगे, तो उनको ओवरकम करना पड़ेगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। उसके लिए वो अपनी एनर्जी यूज करेंगे, जो जिसको कहते हैं हम इंटरनल एनर्जी और किनेटिक एनर्जी। इसकी कुछ किनेटिक एनर्जी है, वो यूज होगी इस इंटरनल जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं उसको ओवरकम करने में। तो बाद में क्या होगा, तो उसकी इंटरनल एनर्जी खर्च होगी, मतलब कि बाद में थोड़े टाइम बाद इंटरनल एनर्जी उसकी डिक्रीज करेगी, मतलब कि उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगी। तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगी तो मतलब क्या, टेम्परेचर फॉल हो गया। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर हमें क्या बताता है कि कितनी काइनेटिक एनर्जी, जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी उतना ज्यादा टेम्परेचर, जितनी कम काइनेटिक एनर्जी उतना कम टेम्परेचर। तो इसकी मदद से आपने ये देख लिया कि जो जूल थॉमसन इफेक्ट है वो सीधे सीधे किसको ओवरकम कर रहा है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को, इंटरनल एनर्जी के यूज के कारण, जिसके कारण इंटरनल एनर्जी का डिक्रीज देखने को मिलता है और टेम्परेचर हमें डिक्रीज कम देखने को मिलता है। बेसिकली कूलिंग इफेक्ट हमें शो होता है। और इफ इसके केस में जैसे ही मैं फूक मारूं तो मेरे को ठंडी हवा महसूस होती है, वैसा ही केस इस कंडीशन में हमें देखने को मिलता है। तो एक प्रकार के प्रेशर डिफरेंस के कारण जूल थॉमसन इफेक्ट हमें देखने को मिलता है, और इसको कह देते हैं हम थ्रॉटलिंग इफेक्ट। ठीक है, जिसके कारण जूल थॉमसन इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट, अगर डिफ्रेंशिएट करना हो पहले ही बता देता हूं, इस कंडीशन में एंथैल्पी का चेंज कांस्टेंट रहेगा। ये एंथैल्पी क्या होती है, टोटल एनर्जी, क्योंकि एक तो इंटरनल एनर्जी होती है H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी, आपने पढ़ा होगा। इंटरनल एनर्जी मानने की U प्लस पी वी, जो प्रेशर डिफरेंस और जो मतलब कि पीवी के कारण जो वर्क डन होता हो, तो उसमें भी इंटरनल उसमें भी एनर्जी की जरूरत होती है वर्क डन करने के लिए। तो ये एक प्रकार की टोटल एनर्जी होती है सिस्टम की। ठीक है, जो चेंज इन एंथैल्पी है वो कांस्टेंट रहेगी। तो ये बात आपको नोट करके रखनी होगी कि जूल थॉमसन इफेक्ट में एंथैल्पी का चेंज कांस्टेंट है। ठीक है, तीसरा पॉइंट कि जो जूल थॉमसन इफेक्ट है वो हर प्रकार की गैसेस में एक्सपेंशन के दौरान हमें कूलिंग दिखे ऐसा पॉसिबल नहीं है।
अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं, वो एक्सपेंड होके हीट ज़्यादा देती है, क्योंकि इन्वर्जन टेम्परेचर का एक कॉन्सेप्ट आता है। इस केस में, प्रोपेलेंट के केस में, ब्यूटेन है, प्रोपेन है, जिसका इन्वर्जन टेम्परेचर 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। रूम टेम्परेचर 25 डिग्री होगा, तो क्या होगा, बहुत ही कम है, उस इन्वर्जन टेम्परेचर से बहुत ही कम है, तो वो लिक्विड स्टेट में रहेगा और एक्सपेंशन के दौरान भी वो लिक्विड कूलिंग इफेक्ट शो करेगा। ये पॉइंट आप नोट करके रखें, जूल थॉम्सन इफेक्ट। दूसरा आते हैं हम एडियाबैटिक एक्सपेंशन के केस में। वो होती थी ऑरिफिस में, जूल थॉम्सन इफेक्ट के कारण जो कूलिंग होती थी ऑरिफिस में होती थी। एडियाबैटिक एक्सपेंशन के कारण जो कूलिंग होगी अंदर की तरफ होगी। तो आइए जानते हैं एडियाबैटिक एक्सपेंशन की वर्किंग प्रोसेस के बारे में। तो एक्सपेंशन का केस है, गैसेस का हमें देखने को मिलेगा, तभी मैंने यहाँ पे मार्क किया है गैस। ठीक है, गैस मतलब कि यहाँ पे जो वेपर्स हैं, प्रोपेलेंट हैं, उसका जिक्र किया है, उसके कारण ही कूलिंग होती है। एडियाबैटिक है, हीट एक्सचेंज जीरो है, रैपिड प्रोसेस है, हीट एक्सचेंज जीरो है। मैं इसकी नोजल को प्रेस करूंगा, अंदर जो हाई प्रेशर था थोड़ा सा कम होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा, जिसके कारण क्या होगा, पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो वॉल्यूम थोड़ा सा जगह बनेगी, तो जिसके कारण जो गैसेस हैं वो एक्सपैंड करने की कोशिश करेंगी। दूसरा ये काम करेंगी कि जो नोजल को मैं अगर दबाऊंगा तो लिक्विड को भी पुश करेगी। ठीक है, मतलब कि जो गैस है अंदर की, वो कर रही है क्या, वर्क डन कर रही है। ठीक है, उसको काम करना पड़ रहा है, पुश करना पड़ रहा है, जिसके कारण जो काइनेटिक एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी है, वो ज़्यादा यूज होगी उसकी मॉलिक्यूल्स की, जिसके कारण और भी कम टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, क्योंकि थोड़े टाइम बाद इंटरनल एनर्जी उसकी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि वो यूटिलाइज हो रही है। अगर मैं काम कर रहा हूँ तो मेरी एनर्जी बाद में थोड़े थोड़े टाइम बाद कम हो जाएगी, जिसके कारण मैं ठंडा पड़ने की कोशिश करूँगा। वही केस, इस नज़रिए से आप सोचें कि इंटरनल एनर्जी क्या हो रही है, ज़्यादा यूटिलाइज हो रही है, जिसके कारण ज़्यादा डिक्रीज देखने को मिलेगा और टेम्परेचर का फॉल ज़्यादा देखने को मिलेगा एडियाबैटिक एक्सपेंशन में एज कम्पेयर टू जूल थॉम्सन इफेक्ट में, क्योंकि यहाँ के केस में वंडरवल फोर्सेस अट्रैक्शन को ही ओवरकम करने में इंटरनल एनर्जी यूज हो रही थी। ठीक है, ये पॉइंट भी आप नोट करके रखें। वहाँ जो इंथैल्पी थी, टोटल एनर्जी थी, वो कांस्टेंट थी। इस केस में जो चेंज इन इंथैल्पी है वो कम रहेगी, क्योंकि वर्क डन भी करना पड़ रहा है गैस को। तो ये पॉइंट भी आप नोट करके रखें, उस केस में कांस्टेंट है, इस केस में कांस्टेंट नहीं है इंथैल्पी। दूसरा केस, अगर प्रेशर डिक्रीज कर रहा है अंदर का, तो क्या होगा, इवेपोरेशन का केस बनेगा कि फास्ट फ्लैश इवेपोरेशन होगी, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा। तो जो अंदर के जो गैसेस और लिक्विड हैं वो फेस चेंज में जाने की कोशिश करेंगे, मतलब कि उस कंडीशन को, बॉइलिंग की कंडीशन होने के लिए, इवेपोरेशन की कंडीशन होने के लिए उसको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो वो कहाँ से प्रोवाइड करेगा, अगर मैं इसको ऐसे पकड़ूं, ठीक है, इस रूम फ्रेशनर को देखूं, तो इसके अंदर की जो वॉल्स हैं, उसके आसपास का जो लिक्विड है, वहां से हीट एब्जॉर्ब करेगा सिस्टम, लेटेंट हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन। इसके कारण क्या होगा, यहाँ से हीट खींचेगा, जिसके कारण मेरे हाथों को ठंडक ज़्यादा महसूस होगी। तो ये एक तरह का एक्स्ट्रा कूलिंग का काम करता है प्रोसेस। बॉइलिंग का केस मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी समझाया है, आप वो वाली वीडियोस भी जाके ज़रूर देखें, आपको अच्छे से पता लगेगा कि बॉइलिंग आखिरकार है क्या। तो इन दोनों में आपने डिफरेंस क्या देखा, अगर मैं बात करूं उस नज़रिए से। पहला डिफरेंस, जूल थॉम्सन इफेक्ट प्रेशर डिफरेंस के कारण हो रहा है। एडियाबैटिक एक्सपेंशन किसके कारण हो रहा है, वॉल्यूम के डिफरेंस के कारण हो रहा है। दूसरा अगर डिफरेंस देखने की चाहूँ, तो यहाँ पे एंथैल्पी कांस्टेंट है, वहाँ पे एंथैल्पी कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, तो इसकी मदद से आपने थोड़ा सा जान लिया होगा कि एक्चुअल में एडियाबैटिक एक्सपेंशन, जूल थॉम्सन इफेक्ट क्या है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट अगर आप एसी में लगाओगे तो वो कॉम्प्लेक्स दिखेंगे, ये वाले कहीं कहीं दिखेंगे, कहीं कहीं नहीं दिखेंगे, कहीं कहीं दोनों दिखेंगे।
तो आप उस नज़रिए से भी, अगर आप HVAC को पढ़ना चाहें तो उस नज़रिए से ये कॉन्सेप्ट वहाँ पे लगा के देखें। ठीक है, तो ये था ओवरऑल कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन और जूल थॉम्सन इफेक्ट, मेजर जो कॉन्सेप्ट थे। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। तो कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। धन्यवाद।